अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 7th यूनिट जिसका हमारे पास टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट कि हम हमारे मुताबिक यानी मतलब ये है कि सेफ्टी का कंसेप्ट क्या है, सेफ्टी बेसिकली होती क्या है, और अगर एक पेशेंट रिस्क में है उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। ये हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेफ्टी जो है उसके ऊपर हम यानी हम जितनी भी पैसे होते हैं, हमारी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटस होती है, वो बेसिकली हम दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, या हम एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो बीइंग अ नर्स हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे पास अपनी एक सेफ्टी है, एक हमारे पास एक पेशेंट आया हुआ है उसकी सेफ्टी है। तो इन दोनों को बेसिकली सेफ्टी होती क्या है हमारे पास, यानी पेशेंट की सेफ्टी क्या है हमारे पास, हमारी अपनी सेफ्टी क्या है। हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे सेफ्टी को, या रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि ये पेशेंट रिस्क पे है, कौन कौन से फिजिकल और माइक्रोबियल हमारे पास रिस्क हैं, मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं हम। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप घंटी जो है बट दबाना न भूलिए, ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेफ्टी बेसिकली हमारे पास फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है साफ। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो हम सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन क्या है, वो स्टेट जिसमें हम सेफ हो। अगर हम सेफ है बेसिकली ये सेफ्टी है, या आप इसको डिफाइन दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि वो कंडीशन जिसमें आप क्या हो, प्रोटेक्टेड हो किस चीज़ से, वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या ऐसी चीज़ें जिसकी आप जो हमारे पास नताइज है वो ठीक ना हो। अगर आप उससे सेफ हैं तो आप सेफ्टी में हैं। या आप इसको फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब ये है कि हमारे पास वो हज़ार्ड्स जो जिसको हम क्या करें, रिकग्नाइज कर सके, वो हज़ार्ड्स जिससे हमें पता चलता है कि हम रिस्क में हो। अगर इससे आप पहले ही आइडेंटिफाई करें उस हज़ार्ड्स को रिस्क से बचने के लिए, तो हमारे पास सेफ्टी है। या आप इसको फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ नोन, मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको पता है कि आप उसमें क्या हो, ख़तरे में जा सकते हो या आपको नुकसान पहुंचा सकती है, अगर आप उन चीज़ों से फ्री है तो आप सेफ्टी में हैं। अब सेफ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप किस चीज़ में है, आप रिस्क में है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट। तो आप अगर रिस्क में होते हो तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपको इंजरी हो सकती है, आप डैमेज मतलब ये है कि मौत तक भी हो सकता है, या अगर आपको कोई फिज़िकल या मेंटली इंजरी ना पहुंचाए तो आपको डेंजर की तरफ कम से कम ज़रूर लेके जा सकता है। तो सेफ्टी को बरकरार रखना इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास इंजरी, डैमेज में बी इट विल बी डेथ एंड इट कुड लीड टू द डेंजर, आपको डेंजर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एरिया है वो क्या है, सेफ्टी एरियाज़ की। कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आपको सेफ़ होना पड़ता है, मतलब यह है आपको सेफ्टी में रहना होता है, यानी पॉसिबली आपको डेंजर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास वो कौन कौन से पोर्शन है जिस तरह हमारे पास यानी सेफ्टी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से एरियाज़ में हमें फ़िज़िकली हमारी बॉडी को जो है फ़िज़िकल रिस्क में नहीं होना चाहिए। मतलब ये फ़िज़िकली का मतलब ये है कि आपकी हाथ पाँव जो है वो क्या हो, ठीक ठाक हो, आपकी आइज़, आपकी बॉडी के सारे आर्गन आप फिज़िकली सेफ़ हो, रिस्क से आउट हो, ये बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस सारी ब्रेन के साथ लिंक है।
तो आपको साइकोलॉजिकल सेफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर जो है आपको रिस्क की तरफ लेके जा सकती है। सोशल तीसरा हमारे पास है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने घर जाना होता है, हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है, तो सोशली हमें सेफ होना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास है एजुकेशनल, क्योंकि हमारी सारी कैरियर बनती है एजुकेशन के बेस पे, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिरिचुअल, मतलब ये है कि आपको मजहबी बेसिस पे आपको जो है सेफ़ होना पड़ता है। मतलब या कि दीन पे या आपकी जो तौर तरीक़े हैं उसके ऊपर अगर अटैक होती है तो आप अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं होते। मतलब यह है कि मस्जिद हो गई जिस तरह, या लोग कहीं भी इबादत करते हैं जहाँ पे अपने लिए कुछ मांगते हैं, दुआएं करते हैं, वहीं पे अगर एरियाज़ में क्या हो, डेंजर हो, तो आप अपने आप को फिज़िकली सेफ नहीं महसूस करते। साथ में पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल क्योंकि आपके सारी कैरियर्स जो है वो पूरी दुनिया के साथ होती है, मुल्क के साथ होती है, माशरे के साथ होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सेफ्टी के लिए। साथ में फाइनेंशियली, क्योंकि अगर आपके जेब में एक पैसा नहीं है तो आप अपने आप को क्या बिल्कुल आप सेफ़ महसूस नहीं करते, आप सेफ्टी में नहीं होते हैं। साथ में ऑक्यूपेशनल है, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है तो उसके बाद आपने किसी प्रोफेशन में जाना है या कोई ऑक्यूपेशन अपनानी है, तो ऑक्यूपेशनल बेस पे, कैरियर बेस पे आपको सेफ्टी, यानी वो लोग, आपको पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग वहाँ ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, मतलब ये आपको पता नहीं होता कि कब आपने यहाँ तक रहना है, कब निकलना है। तो ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी मतलब यह है कि इस रिस्क से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास कुछ 8 फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। आपको यानी रिस्क में अगर आप होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आप रिस्क में चले जाते हैं, डेंजर में चले जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी हम बेसिकली नर्सिंग में इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फोकस होता है वो होता है पेशेंट की सेफ्टी पे। तो पेशेंट सेफ्टी बेसिकली हमारे पास क्या, ये टॉप प्रायोरिटी होती है किसी भी हॉस्पिटल की, किसी भी हमारे पास जितनी भी हेल्थ सेक्टर्स है उसके सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है पेशेंट को सेफ रखना। कि अगर आपके तरफ पेशेंट आया है तो बजाय उसकी हेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए, बजाय ये कि वो रिस्क में चला जाए। तो सेफ्टी बेसिकली हमारे पास टॉप प्रायोरिटी होती है हमारे पास हेल्थ सेक्टर की। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो पेशेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सेंटर्ड है, क्योंकि ये सारे लोग हमारे पास हॉस्पिटल में जो काम करते हैं बेसिकली पेशेंट के लिए करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से लोग जो है वो पेशेंट के अटैचमेंट में होती है। जिस तरह हमारे पास हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली वो पेशेंट के लिए काम करते हैं, डॉक्टर एंड नर्सेस है मौजूद है वहाँ पे, वो पेशेंट के लिए है, हाउसकीपिंग है पेशेंट के लिए है, लेबॉर्ट्रीज़ है, फार्मेसी है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है। ये सारे हमारे पास वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बेसिकली हमारे पास काम करते हैं किस चीज़ के लिए, पेशेंट की सेफ्टी के लिए। तो पेशेंट सेफ्टी हमारे पास टॉप प्रायोरिटी होती है हमारे पास हॉस्पिटल सेक्टर की। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यानी फिज़िकल और हमारे पास माइक्रोबियल हज़ार्ड्स। कि हमारे पास पेशेंट की सेफ्टी की तो हम बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कौन कौन से ऐसे फिज़िकल और माइक्रोबियल हज़ार्ड्स हैं जो पेशेंट को रिस्क में डाल सकते हैं। मतलब ये है कि उसकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम फिज़िकल हज़ार्ड्स के ऊपर नज़र रखें कि हमारे पास हॉस्पिटल में हो गई, आउटसाइड हो गई, तो कौन कौन से ऐसे हज़ार्ड्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास हॉस्पिटल में जो हमारे पास मेडिकेशन एरर्स होते हैं वो पेशेंट की सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ कर सकती है। फॉल्स हो गए, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में विद इन द प्रेमिसेस ऑफ हॉस्पिटल या आउटसाइड,
पेशेंट की गिरना जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक फिज़िकल हज़ार्ड है पेशेंट्स के लिए। या एसेप्टिक प्रोसीजर मतलब ये है क्या, फोलीज हो गई, कैथेटराइजेशन हो गया, फोलीज कैथेटराइजेशन हो गई हमारे पास, एंजियोट्यूबिंग हो गई, ये ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे टेक्निक्स है जिसको आपने एसेप्टिक प्रोसीजर के बेस पे करना होता है, वरना पेशेंट को आप क्या करते हो, इन्फेक्शन जो है ये क्या कर सकते हो, पेशेंट को जो है नुकसान पहुंचा सकते हो। हमारे पास जो और है पुअर हाइजीन है पेशेंट के मेंटेनेंस में, हाइजीन को मेंटेन नहीं रखना, ये हमारे पास फिज़िकल हज़ार्ड्स है। या हमारे पास लेक ऑफ एक्सपर्टीज़ मतलब ये पेशेंट के आप ऑपरेशन करते हैं या आप पेशेंट की मेडिकेशन करते हैं, लेकिन आपके पास जो लोग हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, तो लेक ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है आपको फिज़िकल हज़ार्ड्स की तरफ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबियल हज़ार्ड्स, मतलब ये है कि पेशेंट को कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल बेसिकली हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हज़ार्ड्स हैं। वो हज़ार्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया हो गई, हमारे पास वायरस हो गए, फंजाई हो गई, ये हमारे पास क्या है, माइक्रोबियल हज़ार्ड्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। तो माइक्रोबियल हज़ार्ड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जिसको कैटेगराइज करते हैं सारे, हमारे पास क्या है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो पेशेंट को हमारे पास 72 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल में लगते हैं, वो हमारे पास माइक्रोबियल क्या है, इन्फेक्शन हज़ार्ड्स है पेशेंट के लिए। या हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिस तरह हमारे पास कोविड-19 चल रही है, वो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल की किसी और चीज़ से चला गया था, पेशेंट को वहाँ दूसरे पेशेंट से हो गया, हमारे पास कोविड-19 पेशेंट माइक्रोबियल हज़ार्ड्स में है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस है, आपको पता है पेशेंट टू पेशेंट जो है ट्रांसफ़र होती है, ये पेशेंट के लिए माइक्रोबियल हज़ार्ड्स है। हमारे पास जो मरसा, ये आप अगर जिस तरह मरसा हो गई या हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ये सारे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में आते हैं अगर पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हो। मरसा बेसिकली हमारे पास मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, वो इन्फेक्शन होती है जो पेशेंट को जो है, अगर एक पेशेंट को है दूसरे पेशेंट के वुंड जो है ओपन्स है तो चांसेस होती है ट्रांसफ़र की। या हमारे पास स्किन इन्फेक्शंस हो गई, या पेशेंट को हमारे पास मम्स है, स्केबीज़ है, अगर स्केबीज़ है तो ये दूसरे पेशेंट को आसानी से ट्रांसफ़र होते हैं। या वेक्टर बॉर्न डिसऑर्डर्स है हमारे पास, इस तरह डेंगू, मलेरिया हो गए, हमारे पास एक पेशेंट को है, दूसरा पेशेंट ओपन रखा हुआ है, तो अगर एक सादा हमारे पास, अगर ये पेशेंट हमारे पास इन्फेक्टेड है, एक सादा और इसको क्या है, डेंगू है, सादा एक हमारे पास मॉस्किटो है, इसको डंक किया, ठीक है, इसका ब्लड अगर लिया और फिर दूसरी को डंक किया, तो मतलब ये है यहाँ से ही इसको ट्रांसफ़र हो गया। ये बेसिकली हमारे पास माइक्रोबियल हज़ार्ड्स है जो पेशेंट की सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास इतनी माइक्रोबियल हज़ार्ड्स है, फिज़िकल हज़ार्ड्स है पेशेंट के लिए, तो हम पेशेंट की जो हज़ार्ड्स है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कि हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं पेशेंट की हमारे पास जितनी भी हज़ार्ड्स हैं वो माइक्रोबियल हो या फिज़िकल हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर एक पेशेंट हमारे पास रेस्ट पे है, फिट्स का उसको फिट्स हो सकती है, डॉग बाइट का पेशेंट है हमारे पास, सीज़र का पेशेंट है, तो हमारा सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम पेशेंट की अटेंडेंट को हम इन्फॉर्म करें, उनको सारी सिचुएशन क्या करें, उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि उनको सबका पता हो, और फैमिली को हम इनकरेज करें ताकि वो पेशेंट की हमारे पास केयर में पार्टिसिपेट करें, मतलब ये पेशेंट की हमारे पास असेसमेंट करें, स्क्रीनिंग करें। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे एरिया, अगर हम पेशेंट की हमारे पास फॉल का चांसेस हो तो हमें मतलब यह पेशेंट की रूम में हमारे पास जो फर्नीचर है वो बिल्कुल ऐसे जगह पे होनी चाहिए कि कोई भी वो पेशेंट की ज़रूरी नहीं है कोई भी हो उस चांसेस ना हो कि वो गिर जाए, और लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए कमरे में, हॉस्पिटल की जितनी भी एरियाज़ हैं। मेडिकेशन एरर से बचने के लिए हमारे पास जो मेडिकेशन है वो बिल्कुल लेबल होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे पास अगर पेशेंट की मेडिकेशन हुई है, कितनी क्वांटिटी में है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो पेशेंट को मेडिकेशन लगे हैं या नहीं लगे हैं, कितने क्वांटिटी में लगी है। अच्छा, साथ में हमारे पास जो नेम प्लेट है पेशेंट का, बेड साइड पे होती है पेशेंट की नेम प्लेट, वो हमारे पास क्या लेबल होनी चाहिए कि अगर पेशेंट हमारे पास क्या है, या उसके हाथ में रेस्ट बैंड होती है, ठीक है, कि अगर एक पेशेंट हमारे पास फॉल हिस्ट्री है या चांसेस होते हैं फॉल की, तो हमारे पास पेशेंट की नेम प्लेट या उसकी जो रेस्ट बैंड है उस पर हमें ये रिस्क डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अच्छा, वो पेशेंट हमारे पास जिसकी चांसेस हो कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है, उसको हमने क्या करना है,
या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की चांसेस हो, उन पेशेंट को हमने क्या करना है, आइसोलेट करना है। जैसे हमारे पास टीबी के पेशेंट है, मरसा के पेशेंट है या कोविड-19 के जो पेशेंट है, इन पेशेंट्स को हमने आइसोलेट करना है। हाइजीन पेशेंट की हमने क्या करना है, जो उसका खाना पीना है या उसकी जो हमारे पास फिज़िकल कंडीशन है, शेव्स है, माउथ ब्रश है, बॉडी की हमारे पास जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेड, उसके जो बेड साइड पे रेल्स होते हैं बेड की, वो हमेशा ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट जो डॉग बाइट के हो, सीजर्स के हो या उनकी एपिलेप्सी या फिट्स की हमारे पास हिस्ट्री हो, तो उन पेशेंट की हमें क्या रिस्ट्रेन करनी होती है, मतलब ये उसको बांधना पड़ता है। अब रिस्ट्रेन बेसिकली हमारे पास क्या है, दो किस्म की होती है हमारे पास रिस्ट्रेन। एक हमारे पास होती है फिज़िकल रिस्ट्रेन, दूसरी हमारे पास होती है केमिकल रिस्ट्रेन। अब फिज़िकली हम पेशेंट को बांधते हैं, हाथों को, पाँव को, वो फिज़िकल रिस्ट्रेन है। केमिकली मतलब ये मेडिकेशन के ज़रिए पेशेंट को सेडेट किया जाता है, वो केमिकल रिस्ट्रेन है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो कंसल्टेंट होता है वो ये डिसाइड करता है, और फैमिली। अच्छा, जो प्रोसीजर हम करेंगे, जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर है, वो आगे कैनुलेशन है, हमारे पास इंजी ट्यूबिंग है, फोलिस कैथेटराइजेशन है, उसमें स्टेरिलाइजेशन जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो एरियाज़ हमारे पास हॉस्पिटल में सफाई होती है अगर गीले हैं, तो हमें उन एरियाज़ को लेबल करना चाहिए। मतलब ये है, या उसको उस एरिया को बंद करना चाहिए, उनकी तरफ एरियाज़ की तरफ बोर्ड लगाने चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई गिरे ना है। पेशेंट की असेसमेंट फ्रीक्वेंटली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बेसिस पे हम जो है पेशेंट की जितनी भी हज़ार्ड्स है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि उन लोगों को हम कम से कम मालूम करें, आइडेंटिफाई करें जो हमारे पास क्या हो, ज़्यादा रिस्क पे, मतलब ये जिसकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है, चांसेस होते हैं रिस्क पे जाने की। तो हमारे पास कौन कौन से लोग हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास वो लोग जिनकी इम्यूनिटी हमारे पास क्या होती है, कमज़ोर होती है, वो ज़्यादा चांसेस पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग CVA पे होते हैं, यानी जिस सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट या हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, वो लोग जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब ये है उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज भी होती है, और हमारे पास साथ में उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। वो पेशेंट जो इनकी सेंसरी फंक्शन हमारे पास क्या हो, यानी सेंसेशन की, मतलब ये जितनी भी हमारे पास डिसऑर्डर्स है जिसमें हमारे पास सेंसेशन कम हो जाती है, वो पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, उनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है। वो पेशेंट जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं, मतलब ये है कि उसकी जो सेंसेशन है वो कमज़ोर है, साथ में उसकी जो वुंड्स है वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल ताज़ा होते हैं। अच्छा, वो पेशेंट जिनकी एक्सपोजर इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ होती है, वो लोग क्या है, वो रिस्क पे है ज़्यादा। या वो पेशेंट जिनको सीज़र हो या एपिलेप्सी फिट्स पड़ते हो, ये सारे वो पेशेंट हैं जो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, मतलब ये इनकी इम्यूनिटी या जो हमारे पास सेफ्टी है वो बड़ी कंप्रोमाइज। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, रिस्क है। तो वो हम सिर्फ कर सकते हैं फोकस्ड असेसमेंट पे। मतलब ये है कि हमने क्या करना है, पेशेंट को असिस्ट करना है किन चीज़ों के लिए, यानी हमारे पास हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आएगा, ये हमारे पास हेल्थ केयर टीम की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितनी रिस्क हैं और हज़ार्ड्स हैं जिनसे पेशेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है, उसकी सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो उनको एलिमिनेट करना बेसिकली हेल्थ केयर टीम का क्या काम है। जिस तरह हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, आपको पता है कि ये पेशेंट को इंजरी पहुंचा सकती है या रिस्क में पेशेंट हो सकता है। जिस तरह हमारे पास साइड रेल्स हो गई, अगर वो डाउन होते कभी कभार पेशेंट्स गिर जाते हैं, या हमारे पास रूम में प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती, या हमारे पास फर्नीचर जो है वो मेंटेन नहीं होता, जिस पे कभी कभार पेशेंट या अटेंडेंट गिर जाते हैं, या हमारे पास मेडिकेशन। तो इन सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है थ्रू फोकस्ड असेसमेंट कि कहीं पेशेंट की जो सेफ्टी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। अब हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हेल्थ केयर टीम का, कि हेल्थ केयर टीम अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए क्या करेगी। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारे पास ग्लव्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास मास्क होती है, कोट होता है, ठीक है, हमारे पास कैप होती है। ये सारे वो फैक्टर्स, वो चीज़ें हैं जिससे हमने आपकी पेशेंट की सेफ्टी तो हम बरकरार रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी सेफ्टी ज़रूरी है, और उस सेफ्टी के लिए आपने PPEs को अपनाने होते हैं। ये आपको रिस्क से बचा सकती है।